हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम इथेन, इथीन और इथाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे। साथ में पाई बॉन्ड कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे कि पाई बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इथेन की बात करूं तो इथेन का फॉर्मूला C2H6 है और यहाँ ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है जो देख रहे हो आप। अब इथेन में ये दोनों कार्बन एटम है बेटा, तो ये दोनों जो कार्बन एटम है इन दोनों कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप देखो इस कार्बन पर अगर मैं लोन पेयर निकालूंगा तो क्या है, कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 है, 4 - 4 डिवाइड बाय 2 जीरो लोन पेयर आ गए और ये चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। ये चारों बॉन्ड क्या है, ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। सिमिलरली ये का ये सेम पैटर्न इस पर भी है कि इस कार्बन पर 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्ड, 4 - 4 डिवाइड बाय 2 जीरो लोन पेयर प्लस ये 4 सिग्मा 1 2 3 4। तो इथेन में ये दोनों कार्बन sp3 हैं। ये भी टेट्राहेड्रल कार्बन है, ये भी टेट्राहेड्रल कार्बन है। और हमको मालूम है टेट्राहेड्रल, जो टेट्राहेड्रल शेप है वो मैंने बना रखी है। तो जो टेट्राहेड्रल शेप है वो इस तरह से है। टेट्राहेड्रल ये होता है, ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है। तो इस टेट्राहेड्रल शेप में मैंने इस टेट्राहेड्रल शेप को यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये यहाँ पर ये दोनों कार्बन है और ये दोनों टेट्राहेड्रल कार्बन है। तो जब ये दोनों टेट्राहेड्रल कार्बन है तो इसमें इथेन में ये कार्बन टेट्राहेड्रल ये रहा और एक कार्बन ये रहा, दोनों टेट्राहेड्रल कार्बन है, ठीक है। अगर आप इन दोनों टेट्राहेड्रल है, अगर यू कंफ्यूजन हो रहा है तो यू देख लो, ये वाला ये है और ये वाला कार्बन, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है दोनों, ये कार्बन। तो यहां पर ये दोनों टेट्राहेड्रल कार्बन है और इन टेट्राहेड्रल कार्बन में ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। और इन सब में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और ये है। अब यहाँ इथेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, इथेन में ये दोनों टेट्राहेड्रल है, तो ये दोनों अभी एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के नियर आएंगे तो ये sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये शेयर पेयर बन गया। दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड sp3 ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, sp3 ओवरलैपिंग। ये ध्यान रहे कि ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होने के बाद सेकंड पार्ट है, जब दो डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं तो उस समय ओवरलैपिंग होती है। यानी अब ये कार्बन एटम sp3 और ये sp3 केमिकल रिएक्शन से जस्ट पहले ये कार्बन sp3 हुआ, ये कार्बन भी sp3 हुआ, यानी हाइब्रिडाइजेशन एटम के वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स में होता है। हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होते ही दोनों जो हाइब्रिड कार्बन हैं, ठीक है, दोनों हाइब्रिड कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन के ये दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन के बाद में होने वाला फिनोमेना है। ओवरलैपिंग दो डिफरेंट एटम्स, ये दो डिफरेंट कार्बन एटम्स है, उनके ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन तो न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मतलब नॉन बॉन्डेड, आइसोलेटेड कब बोलते हैं, न्यूट्रल जरूरी नहीं है पर आइसोलेटेड स्पीशीज में होता है जब वो बॉन्डिंग बनने से पहले, बॉन्डिंग बनने से जस्ट पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसके बाद हाइब्रिडाइज एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दोनों आपस में ओवरलैप करा, ये sp3 सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग भी अब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं sp3 ओवरलैपिंग। अब ये बनने के बाद हमारे पास अब यहाँ इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर ये s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे कौन ओवरलैप करेगा, s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एक s हाइड्रोजन एटम में कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिंगल ही ऑर्बिटल है। और तो ये वाला डायरेक्ट स्फीयर यहाँ ओवरलैप करेगा और
ये हो गया s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, इसी तरह से ये हो गया s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, और इसी तरह ये हो गया s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का। यहां पर ये हो गया s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, यहां पर ये हो गया s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 ये sp6H एटम हो गए, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं। अब यहां पर ये हो गया, ये sp3s ओवरलैपिंग हो गई, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये sp3s ओवरलैपिंग है, यानी यहां जो हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज। तो इसमें क्या हो गया, इसके अंदर ये दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड sp3 ओवरलैपिंग, और ये कितनी ओवरलैपिंग है, 1 ही है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। और ये वाली जो ओवरलैपिंग है, कोई भी ओवरलैपिंग अगर हम देखें, जैसे यहां पर कोई भी ओवरलैपिंग है, जैसे ये वाली ओवरलैपिंग है, तो ये जो सारी ओवरलैपिंग्स हैं, जैसे ये वाली ले लें मैं, ये वाली ओवरलैपिंग, तो दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड sp3s overlapping. This overlapping is sp3s। तो ये टोटल ओवरलैपिंग कितनी है, ये टोटल ओवरलैपिंग 6 है, ये टोटल ओवरलैपिंग कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, और ये CH बॉन्ड है, यानी ये वाली जो ओवरलैपिंग है, दिस ओवरलैपिंग इज sp3s, और ये वाली जो ओवरलैपिंग है वो sp3 है। तो sp3s ओवरलैपिंग मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वर्सेस s ऑर्बिटल, sp3 दोनों sp3। तो ये तो दोनों, ये तो अपन ने इथेन का स्ट्रक्चर देखा, और इथेन डबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और ये दोनों, ये जो देखो, ये जो बॉन्ड है वो ये कार्बन न्यूक्लियस है, ये कार्बन न्यूक्लियस है, तो बिल्कुल न्यूक्लियस वाली लाइन भी बना है। ये पॉइंट बाद में अपन यूज करेंगे, इसलिए बताया मैंने। तो ये इथेन की हो गई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इथेन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इथीन में पाई बॉन्ड आ जाता है। तो अब मैं इथीन के स्ट्रक्चर को जब अपन अंडरस्टैंड करेंगे तो पाई बॉन्ड को भी समझ जाएंगे। तो C2H4 दिस इज इथीन, और इथीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अब यहां पर ये पाई बॉन्ड है एक, तो ये पाई बॉन्ड है, और बाकी सारे ब्लैक वाले सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कोई एटम मल्टीपल बॉन्ड बनाता है तो किन्हीं दो एटम्स के बीच में अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, तो सिग्मा एक होगा, बाकी पाई बॉन्ड होगा। अगर मैं यही बात करूं इथाइन की, C2H2, तो यहां पर हो जाएगा ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इथाइन के केस में क्या हो जाएगा, दिस इज इथाइन, एसिटिलीन, इथाइन फूड राइपनिंग में काम आता है। फूड राइपनिंग, कैल्शियम कार्बाइड एक सॉल्ट होता है, कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड का जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 बनती है, और ये कैल्शियम कार्बाइड फूड राइपनिंग में यूज होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड से जो इथाइन गैस निकलती है, वो इथाइन गैस फूड राइपनिंग में काम आती है। तो जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों पाई बॉन्ड हो गए हैं, रेड वाले, और ब्लैक वाले सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर मैं यहां डिस्कस करूं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं मैं, तो यहां पर इस कार्बन पर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करूं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4,
कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4, टोटल बॉन्ड कार्बन पे कितने 1 2 3 4। मैंने कभी ये थोड़ी कहा कि सिग्मा को माइनस करना है, मैंने तो ये कहा कि ना लोन पेयर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल बॉन्ड, चाहे वो पाई बॉन्ड हो चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो, टोटल बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड इस कार्बन पे कितने 1 2 3 4 डिवाइड बाय 2, तो 0 लोन पेयर आ गया। और अब आप देख लो इस पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इस पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस कार्बन पे 1 2 3, तो 3 सिग्मा। तो अगर मैं 1 लोन पेयर 3 सिग्मा की बात करूंगा तो हमारे पास हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी 3HS आ जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो यहां पर इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, ये sp2 हो गया, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इस पे भी sp2 ही है क्योंकि यहां पर भी तो 4 - 4 डिवाइड बाय 2 0 लोन पेयर और 3 सिग्मा, एक तो पाई है। तो इसका मतलब यहां दोनों कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहां पर इस कार्बन की बात करें, चाहे इस कार्बन की बात करें, किसी भी कार्बन की बात करूं, ठीक है, तो किसी भी कार्बन की बात करूं तो 4 - 4 इस कार्बन पे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 1 2 3 4 - 4 डिवाइड बाय 2 0 लोन पेयर 2 सिग्मा। तो हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी 2HS, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, इस पे भी sp हो जाएगा। तो इथाइन में दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज हैं, ये भी sp है और ये भी sp है, और इथीन के अंदर दोनों कार्बन sp2 हैं। अब ये भी कार्बन हमारा sp2 है, ये भी कार्बन हमारा sp2 है, दोनों sp2 कार्बन है। अब यहां पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से ये 4 है, ये 4, ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन 4 है, और ये जो रेड वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन के हैं। तो ये ओवरलैपिंग, ये बॉन्ड बन गया, ये बन गया, और इधर से ये रेड वाले इनके हैं और ये कार्बन इस कार्बन के हैं। इसका मतलब कार्बन के, इस कार्बन के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ये देख लो 1 2 3 4, कार्बन के 1 2 3 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये कार्बन के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, और कार्बन के 4 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। इन 4 में से एक तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में है, दूसरा 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड में है, और ये एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ये सिग्मा में इन्वॉल्व है, ये सिग्मा में, ये सिग्मा में। इसी तरह से इसका भी देख लो, इसके अंदर भी कार्बन में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में ही है, यानी ये एक पूरा शेयर पेयर हो गया, ये दोनों मिलके एक शेयर पेयर हो गया, ये पाई बॉन्ड में हो गया, ये सिग्मा में हो गया, ये सिग्मा में हो गया, यानी कार्बन के 4 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, चाहे इस कार्बन के देखो चाहे इस कार्बन के 4 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में तो हैं, इस कार्बन के भी 4 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है, इनमें से तीन इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड में है और एक ये पाई में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है। तो कार्बन का अगर मैं ग्राउंड स्टेट में, कार्बन में अगर मैं ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं और फिर उसका एक्साइटेड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं, तो ध्यान देना, ये कार्बन, ये इसका ग्राउंड स्टेट, ये इसका एक्साइटेड स्टेट, ये वाला एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है। एक्चुअल में पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड इन्वॉल्व होता है। पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। और आपको अभी क्लियर किया ही मैंने कि
कार्बन के चारों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड में आ जाएगा। देखो कैसे, अब इसमें sp2 है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे हमारे को। sp2 कितने मिलेंगे? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये है एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब p अनहाइब्रिड होगा तो p ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप होता है, ये वाला। दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो मेरे पास ये क्या है? ये है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, with 1 unpaired electron। ये किस में इन्वॉल्व होगा? This orbital is involved in this orbital involved in pi bond formation। ये जो इन्वॉल्व होगा वो होगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। कैसे होगा आज डिस्कस करेंगे। आज पाई बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर करके ही क्लास ओवर करेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहां पर। कैसे होगा अभी बता रहा हूं। अब सबसे पहले तो sp2 है, तो जब ये sp2 है बेटा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब ये दोनों कार्बन sp2 है, तो सबसे पहले तो दोनों कार्बन जब sp2 हैं तो दोनों कार्बन अपनी पोजीशन पर क्या होंगे? ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। दोनों ही कार्बन, जैसे मैंने दोनों टेट्राहेड्रल लिए थे, अब दोनों ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन लूंगा मैं। समझना, थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका अभी। 2 कार्बन है, ये वाले, ये ब्लैक वाले, ये वाला, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और यहां पर ये भी sp2 है, तो आपको मालूम है sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऐसे 2 ट्राइगोनल प्लेनर, एक ये और एक इस तरफ है, इस तरफ है ये ट्राइगोनल। ठीक है, इधर मेरे पास पेन होते तो यहां ले लेता मैं। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेरे पास ऐसे। ठीक है, अब इसमें यहां पर इसका मतलब ये तीनों ऑर्बिटल तो किसमें इन्वॉल्व हो गए? बॉन्ड फॉर्मेशन में हो गए। यानी ये वाला sp2 थोड़ा सा पास में बना देते हैं इसको, बीच में कार्बन डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई तो डायग्राम में मजा नहीं आ रहा था। तो ये देखो, तो यहां पर देखो, ये दोनों sp2 कार्बन हो गए। यानी ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ब्लू वाला, ये sp2 और ये sp2। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई?
sp2 sp2 वही जैसे इथेन में sp3 बताया था वैसे समझो, वो 3D डायग्राम था, ये प्लेन है तो मैंने रेड प्लेन बना दिया, और ये इसका sp2 दूसरा, ये भी sp2, ये ब्लू वाले सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कार्बन के बनते हुए देखो बेटा, और हाइड्रोजन का 1s1, तो ये रेड वाला 1s1 ये हाइड्रोजन। तो यहां पर जो ये ओवरलैपिंग दिख रही है आपको, एक तो ये sp2 कार्बन के ओवरलैपिंग है, और ये sp2s, तो 5 तो sp2s ओवरलैपिंग है, तो दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड sp2 ये वाली जो ओवरलैपिंग है, दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड sp2s ओवरलैपिंग। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गया, अब ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कैसे इन्वॉल्व होगा, तो ये देखो कैसे इन्वॉल्व होगा, ध्यान देना। अब वो जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जिसको मैंने अभी मिटा दिया, ये देखो, इस डायग्राम को एक बार वापस बनाना पड़ेगा मुझे। अब ये बॉन्डिंग तो आपको समझ में आ गई, सिग्मा वाली, जिसको मैं सिग्मा सिग्मा कह रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, अब मैं इनके ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, ये हैं ऐसे। अब इस कार्बन पर एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, इस पे भी परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। ये जो दोनों हैं, दीज आर अनहाइब्रिड, ये क्या है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है, हाफ इज अबव प्लेन एंड remaining half below plane। ये है, तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स प्लेन, ये इस प्लेन को मॉलिक्यूलर प्लेन बोलते हैं अपन, दिस इज मॉलिक्यूलर प्लेन, दिस इज मॉलिक्यूलर प्लेन। अब क्या होता है, यहां पर ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं, अब ये और ज्यादा पास में आते हैं, और जब ये और ज्यादा पास में आते हैं तो ये दोनों वापस अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है। अब ये दोनों ओवरलैप करते हैं, ये ओवरलैपिंग देखो, अभी तक जितनी ओवरलैपिंग हो रही थी वो हेड टू हेड हो रही थी, ये यूं हो रही थी, जितनी भी अभी तक मैं ऐसे कर रहा था, अभी नमस्ते कर रहा हूं, मतलब ये इस तरह वाली ऑर्बिट, ये देखो, इस ओवरलैपिंग को हम कोलेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, और इस ओवरलैपिंग को अपन हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं।
इसको कोलेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। नमस्ते स्टाइल वाली को क्या बोलते हैं अपन? कोलेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग को एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो यहां पर ये मोलिकुलर प्लेन के जस्ट अबाउ ये जो पी ऑर्बिटल्स है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। तो देखो ये वाली ओवरलैपिंग और ये वाली ओवरलैपिंग डिफरेंट है। अगर अपन इसको देखें बेटा, ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग इस तरह से है। अगर मैं इस ओवरलैपिंग की बात करूं, ये वाली ओवरलैपिंग देखो कैसी है। इसको मैं अलग से निकाल के बता रहा हूं। ये वाली तो थोड़ा सा क्या डायग्राम बनाने पड़ते हैं, थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा तो वो डायग्राम प्रॉपर नहीं बनता है। फिर ये ओवरलैपिंग ही है, और ये वाला sp2 था, ये वाला sp2 था, और ये ओवरलैपिंग हो गई। ये हमारे कार्बन का न्यूक्लियस, यानी मैंने इस पोर्शन को अलग किया, समझ गए? यानी ये कार्बन है, यहां ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाला, ठीक है, जिसको मैं अब इस तरह से बोल रहा हूं, ठीक है। ये बॉन्डिंग थी। और लेकिन अगर मैं इन दोनों की ओवरलैपिंग की बात करूं, इन दोनों की ओवरलैपिंग की बात करूं, तो ये ओवरलैपिंग कैसी होगी? देखो, इसमें ये दोनों पहले तो ऐसे हैं, ये दोनों पहले तो ये परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल ये वाला, और ये परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल ये वाला, ये दोनों अब पास में आएंगे। ये दोनों इस तरह से आएंगे, इस तरह से आएंगे, तो ये ओवरलैपिंग ये कुछ ऐसे हो जाएगी बेटा। ये ओवरलैपिंग हुई इस तरह से, यानी ये वाली ओवरलैपिंग कोलेटरल ओवरलैपिंग है। मैंने इसको अलग से कर, ये और पास में आएंगे तो ये दोनों इस तरह से ओवरलैप करेंगे। और यहां पर ये कार्बन न्यूक्लियस ये रहा, यानी कार्बन ये रहा। तो ये देखो आप, यहां पर तो कार्बन न्यूक्लियस ये रहा, फर्क देखो बेटा, यहां पर तो ये न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस एक ही एक्सिस में है, दोनों न्यूक्लियस एक ही एक्सिस में, इस कार्बन का और इस कार्बन का न्यूक्लियस एक ही एक्सिस में, सिग्मा बॉन्ड में। और यहां पर देखो ये बिल्कुल अलग तरह का बॉन्ड बन रहा है, और सिग्मा और पाई में ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग का डिफरेंस है। यहां हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इसको क्या बोलते हैं अपन? एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और यहां पर ये देखो, अब ये एक, अब अगर मैं यहां देखूं, ये देखो बेटा, तो ये रहा, ये इस न्यूक्लियस के साथ इधर जा रहा, ये इधर जा रहा,
तो यहां पर ये दोनों एक्सिस यूं है, क्योंकि पी है ये ऑर्बिटल तो ये एक्सिस है, तो दोनों पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहां पर तो मॉलिक्यूलर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, ये पैरेलल, और ये इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर न्यूक्लियस के एक्सिस पे होती है। ये न्यूक्लियस का एक्सिस है बेटा, ये वाला न्यूक्लियर एक्सिस पर दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जबकि यहां पर ये दोनों ओवरलैपिंग पैरेलल है। तो इस ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड साइडवाइज और कोलेटरल ओवरलैपिंग। दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड साइडवाइज और कोलेटरल ओवरलैपिंग। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है हम उस बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं, और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कब बोला जाता है? सिग्मा बॉन्ड तब बोला जाएगा जब दो ऑर्बिटल एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैप करें, दोनों के न्यूक्लियस बिल्कुल आमने सामने इस तरह से हो, मतलब एक्स उस दोनों के न्यूक्लियस बिल्कुल एक्सिस पर होते हैं। ये देखो, ये जैसे एक्सिस, ये एक्सिस पर है, ये एक्सिस है, जबकि यहां पर दोनों के न्यूक्लियस पैरेलल है। भले ये दोनों, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये पी एक्स है तो ये भी पी एक्स है, लेकिन दोनों पैरेलल एक्सिस है। ये तो ये पैरेलल एक्सिस है और ये एक्सिस पर है। तो यहां पर देखो डायग्राम से ही क्लियर है, इन दोनों, इसमें और इसमें ओवरलैपिंग में डिफरेंस समझो बेटा। तो ये ओवरलैपिंग अगर साइडवाइज और कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड बनने के लिए पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता है। ये और अभी देखो मैं आगे डिटेल कंसेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि आपका पाई बॉन्ड आज क्लियर हो जाएगा और थोड़े बहुत डाउट रह जाएंगे पाई बॉन्ड के, जो नेक्स्ट क्लास में और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज वाली क्लास और नेक्स्ट वाली क्लास में टोटल पाई बॉन्ड के कंसेप्ट चलते जाएंगे, अलग अलग टाइप के पाई बॉन्ड, ठीक है, और ओवरलैपिंग। तो ये सारे कंसेप्ट आज वाली और नेक्स्ट वाली क्लास के बाद आप मेरे को कभी ये नहीं बोलोगे कि सर अब पाई में भी कोई प्रॉब्लम है, पाई बॉन्ड भी समझ में आ गया। लेकिन देखो बेटा, पाई बॉन्ड को मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो अब आप समझ गए हो कि पाई बॉन्ड को अगर मैं पहले दिन ऐसे पढ़ाने लग जाता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, sp2 क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। तो ये देखो, अब ये हो गया पाई बॉन्ड, ये साइडवाइज और कोलेटरल ओवरलैपिंग हो गई, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। चलो ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, मैं आपको फिर बताऊं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं। एस का स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, पी का डंबल शेप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ही है। तो जब एक बार दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तो इनके बीच की ये बाउंड्रीज खत्म हो जाती है, इनके बीच की ये बाउंड्रीज खत्म हो जाती है। और जैसे इसका ये देखो, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, ये जो ब्लू बाउंड्री दिख रही है, ये जो ब्लू बाउंड्री है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बाउंड्री को बता रही है। ये बाउंड्री की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। वो तो जैसे कोई, हम आसमान में देख रहे हैं और हमको कोई बादल नजर आ रहा है, तो उस बादल की बाउंड्रीज को हमने ऐसे कर दिया, तो ये बाउंड्री इमेजिनरी है। हम बोलते हैं हमने उस बादल, वो क्लाउड जो दिख रहा है, ठीक है, उस क्लाउड को अपन ने, अगर ये बादल है, जैसे बारिश के बादल होते हैं, तो उनकी भी कोई बाउंड्रीज दिखती है पर होती थोड़ी है। आप समझ गए? यूं तो है नहीं कि बादल है, क्लाउड है, जो रेन क्लाउड है उसकी बात कर रहा हूं, बारिश का बादल। बारिश के दिनों में जब आप ऊपर देखते हो तो बादल दिखता है, तो यूं थोड़ी कि बादल किसी क्या बोलूं, थैले के अंदर पैक है, किसी पॉकेट के अंदर पैक है, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है ना। वो तो वाटर वेपर का एक क्लाउड दिखता है, उसी तरह से वो वाटर, जैसे एक रेन क्लाउड है वो वाटर वेपर का क्लाउड है, उसी तरह से ये जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड
को डिफाइन करने के लिए हम ऐसे बना देते हैं, भाई ये क्लाउड इस तरह से है। तो अब जब ये इसी तरह से अगर आप देख लो, आप ऊपर देख रहे हो, आप देखो तो दो क्लाउड जब मिलते हैं तो वापस एक नया क्लाउड बड़ा बन जाता है। दोनों क्लाउड की अपनी आइडेंटिटी खत्म होकर एक नया क्लाउड बन जाता है। तो यहां पर भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बन जाता है जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मिलकर एक जब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो नया इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है। आप ये बारिश के दिनों में आप ध्यान से देखो तो जब दो डिफरेंट क्लाउड एक दूसरे को मीट करते हैं तो जब तक मीट नहीं करते हैं तो वो अलग अलग दिखते हैं, उनकी बाउंड्रीज अलग अलग दिखती है। जैसे ही वो मीट करते हैं तो एक नया क्लाउड बन जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर एक नया क्लाउड बन जाएगा, ये बीच की बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी और एक नया क्लाउड बन जाएगा। अब इस नए क्लाउड पर दोनों कार्बन न्यूक्लियस का कंट्रोल होगा। अब इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कब तक है? ओवरलैपिंग से पहले पहले बन गया तो बन गया एमओ। एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब यहां पर भी इसी तरह से ये बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। लिखते हैं अपन इसे। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब जैसे ही दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी, ये बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी जो ओवरलैप हो गई, देखो बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज खत्म हो गई और पूरा ये क्लाउड बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने खाली बीच की बाउंड्रीज हटाई बेटा। अब जो भी बन गया ठीक है। ये है पाई बॉन्ड, देखो पाई बॉन्ड कितना अच्छा है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई क्लाउड बन जाता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई क्लाउड बन जाता है और पाई क्लाउड ही रहा। अब ये पाई क्लाउड का 50% पोर्शन ऊपर है, 50% नीचे है। ये ऊपर भी बनेगा, नीचे भी बनेगा। तो ये पाई क्लाउड है। अब मैंने ना एनसीईआरटी बुक से ही मैं भी और एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हो जाएगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो जाएगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पाई। तो आप देख लो सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंस है। यहाँ हेड टू हेड ओवरलैपिंग है और एंड टू एंड है, यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग है। यहाँ ये न्यूक्लियस एक ही एक्सिस पर है, यहाँ ये पैरेलल एक्सिस पर है। और हमेशा आप देख लो एक चीज और बताऊं, बिना सिग्मा बने पाई बन ही नहीं सकता। जैसे ये देखो, इसका एक चीज और समझा देता हूं। ये है मेरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाले दोनों, ये फिंगर्स, और मेरा थंब है p ऑर्बिटल, ये वाला। अब वो नीचे भी है, ठीक है। तो अब क्या ये दोनों थंब बिना फिंगर के ओवरलैप किए कर सकते हैं क्या? नहीं, ये आएंगे ऐसे, पहले फिंगर ओवरलैप करेंगे, उसके बाद थंब का नंबर आएगा। तो यहां पर भी यही है, सबसे पहले ये दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ये दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, फिर जाके कौन ओवरलैप करेगा? थंब। यानी ये दोनों ये फिंगर तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये फिंगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो फिंगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये दोनों पहले ओवरलैप करेंगे। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिंगर ओवरलैप नहीं करे, यूं नहीं हो सकता, ये तो उल्टा हो गया आपने, ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नहीं तो क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, ये हो गए तो फिर ये दोनों कैसे करेंगे? फिर कर ही नहीं पाएंगे। तो ये दोनों फिंगर जब ओवरलैप करेंगे तो ये देखो, ये दोनों जो थंब ओवरलैप कर रहे हैं ये पाई ओवरलैपिंग है साइड वाइज। ये फिंगर जो कर रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड। तो सबसे पहले सिग्मा बनेगा, पहले सिग्मा बनेगा, फिर पाई बनेगा। इसीलिए किसी भी एलिमेंट के अंदर जब दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं तो फर्स्ट ओवरलैपिंग हमेशा हेड टू हेड ही होगी, एंड टू एंड होगी। इसलिए जब दो एटम पहला बॉन्ड बनाएंगे तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, समझ में आ गया। सेकंड और थर्ड बॉन्ड पाई होगा। ये देख लो, बहुत बढ़िया एग्जांपल। जैसे डायमेंशन तो 3 ही होते हैं, तो एक ऑर्बिटल x डायमेंशन पर है, एक y डायमेंशन पर है, एक z पे। अब आप इनको ओवरलैप करा दो, ये रहे 3 ऑर्बिटल, तो कितने ओवरलैपिंग हो गई? एक ये हो गई हेड टू हेड, ये हो गई हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और ये हेड टू हेड मतलब सिग्मा ओवरलैपिंग। और फिर उसके बाद ये दोनों फिंगर
और ये दोनों थंब कोलेटरल ओवरलैप कर रहे हैं। देखो चाहे ये ओवरलैपिंग कौन सी है, कोलेटरल ओवरलैपिंग। अगर मैं यूं करके करूं तो भी कोलेटरल ओवरलैपिंग, ये करूं तो हेड टू हेड, तो यही तो हो रहा है। ये एक हेड टू हेड हो रही है, ये फिंगर टू फिंगर, ये वाली फिंगर टू फिंगर कोलेटरल, ये कोलेटरल, तो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग। यस, इस ओवरलैपिंग को कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। मैं बोल तो रहा हूं, दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग आल्सो। क्या बोलते हैं इसको, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इसको हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ये कोलेटरल ओवरलैपिंग है, तो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग है। और ये देखो, अब बताओ, ये आमने सामने आ रहे, कितनी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, 1। कितनी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, 1। कोलेटरल कितनी होगी, 2। एक ये फिंगर से फिंगर, थंब से थंब। इसका मतलब जब दो एटम आपस में ओवरलैप करेंगे तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाएंगे, 3, क्योंकि डायमेंशन ही 3 है। एक एक्स डायमेंशन पे बॉन्ड बनेगा, एक वाई डायमेंशन पे बॉन्ड बनेगा, एक जेड डायमेंशन पे बनेगा। 3 बॉन्ड बनेंगे। कोई भी दो एलिमेंट है उसके बीच में 4 बॉन्ड बन ही नहीं सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या दो एलिमेंट जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो 4 बॉन्ड आपस में बना सकते हैं क्या, नहीं। अभी तक एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसमें दो एलिमेंट हो आमने सामने और उनके बीच में 4 बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड होता है, Cl सिंगल बॉन्ड होता है ना, जैसे Cl और Cl है, सिंगल बॉन्ड है। O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इसी तरह से क्या B ट्रिपल 4 बॉन्ड B है क्या, यानी कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसके दो एलिमेंट के बीच में 4 बॉन्ड हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, जवाब तो उसका आंसर ये है बेटा कि डायमेंशन 3 है, बॉन्ड 3 बनेंगे, एक एक्स डायमेंशन पे, एक वाई डायमेंशन पर, एक जेड डायमेंशन पे, जब दो एलिमेंट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट, तो इसका मतलब दो एलिमेंट जब ओवरलैप करेंगे तो 3 तरह की 3 ओवरलैपिंग होगी, 3 ओवरलैपिंग्स होगी। ये एक ओवरलैपिंग, जो ये फर्स्ट वाली ओवरलैपिंग है, ये कोएक्सियल है, हेड टू हेड है, सिग्मा। और बाकी जो बची 2 ओवरलैपिंग है, दोनों कोलेटरल होती है, ये फिंगर से फिंगर और ये थंब से थंब। तो इसका मतलब जब दो एटम आपस में ओवरलैप करेंगे तो टोटल 3 ओवरलैपिंग करेंगे। इनमें से एक होगी सिग्मा वाली कोएक्सियल हेड टू हेड, बाकी बची हुई 2 हो जाएगी कोलेटरल। ये दोनों कोलेटरल, ये भी कोलेटरल है और ये भी देखो कोलेटरल है, ठीक है ना। तो ये दोनों कोलेटरल हो गई। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब दो एलिमेंट आपस में ओवरलैप करते हैं, तो एक कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है और 2 कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे नाइट्रोजन में ये 3 बॉन्ड हैं, तो कोएक्सियल कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। सिग्मा बॉन्ड एक रहेगा, पाई बॉन्ड 2 बनेंगे। इथाइन की बात की मैंने, तो क्या हो जाएगा, इथाइन की बात की HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। ये तो पहला बॉन्ड है दोनों के बीच में, ठीक है। सेकंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड तो हमेशा क्या होगा, पाई। 4 बॉन्ड बन ही नहीं सकते। अगर 4, क्या कार्बन का ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 3 डायमेंशन है। एक एक्स एक्सिस पे, दूसरी वाई एक्सिस पे और तीसरा जेड एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगा। अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 में ये होता है। तो अब क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन जो पहला ओवरलैपिंग करेंगे वो सिग्मा करेंगे, या पहली ओवरलैपिंग करेंगे वो सिग्मा करेंगे। अब कार्बन और ऑक्सीजन की जो दूसरी ओवरलैपिंग हुई वो पाई हुई, तीसरी है ही नहीं तो कोई बात नहीं। अगर तीसरी है तो वो भी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा रेड वाला, और ये ब्लू वाले दोनों पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। एनीवे ब्लैक वाले यहाँ सिग्मा हो गए। तो आई थिंक कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सिग्मा और पाई के बीच में। और एनसीईआरटी बुक से मैंने देखो ये लिया है डायग्राम कुछ, ये देखो आप, ये रहा
एनसीईआरटी बुक के अंदर से लिया हुआ है, कॉपी पेस्ट करके। ये दोनों परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये पाई क्लाउड बना दिया। ठीक है, ये कैसे ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब आप देख लो यहां पर ये मैंने डायग्राम अभी बनाई था। ये दोनों sp2 कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये CH, ये CH, ये CH, ये 2px यहां लिखा हुआ है 2px। अगर ये 2px है बेटा तो ये भी 2px होगा, ये ध्यान रखना। अब ये 2px ऑर्बिटल जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला, और ये भी 2px पूरा एक ही है, ठीक है, और ये कार्बन बीच में लिखा हुआ है, ये कार्बन, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, ये हो गए हमारे पी ऑर्बिटल्स जो मैंने अभी बताया। अब ये दोनों पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, हाफ पोर्शन नीचे हाफ ऊपर है, तो ये दोनों बता रखा है, ये इस तरह से आपस में ओवरलैप करेंगे, ये इस तरह से ओवरलैप करके एक क्लाउड इस प्लेन के जस्ट ऊपर, ये दोनों मिलके एक हो गए, ये दोनों मिलके ये हो गए, तो ये मॉलिक्यूल फिर इस तरह से, ये जब पाई बॉन्ड नहीं बना था तो ये सिचुएशन, ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, मैंने कहा ना, और ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ, ऊपर वाला ये दो नहीं है बेटा, ये एक ही ऑर्बिटल है, लग रहा है ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तो इसका 50% पोर्शन ऊपर है और 50% पोर्शन नीचे है, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल क्या होता है, डंबेल होता है, तो उसका डंबेल होता है, तो ये डंबेल हम, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, तो डंबेल है तो इसको बोलते हैं लोब। इसको क्या बोलते हैं, डंबेल में कितने लोब है, 1 और 2, ये लोब है, तो एक लोब नीचे, एक लोब एक लोब, ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, इस मॉलिक्यूलर प्लेन से एक लोब ऊपर है, एक नीचे है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर प्लेन से एक लोब ऊपर है और एक नीचे है, तो ये दोनों ऊपर वाले लोब आपस में ओवरलैप करेंगे, नीचे वाले करेंगे, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे। तो ये जो दोनों कार्बन और ये चारों हाइड्रोजन एटम तो एक ही मॉलिक्यूलर प्लेन पर है, और इस मॉलिक्यूलर प्लेन के अबव और बिलो पाई क्लाउड बन गया। तो ये इस तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, ये भी मैंने ये बता रखा है, कोई दिक्कत, ये वैसे ज्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये वही है कार्बन sp2 जो मैंने बताया था, तो आप तो इसको देखो, इससे समझो। तो ये थे स्ट्रक्चर बेटा। अब हम इसका मतलब पाई, और अब आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक्चुअल में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, और आपने ये भी देख लिया कि पाई बॉन्ड बनने के बाद सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब आप देखो पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, अब पाई, तो सिग्मा पहले बन गया तो सिग्मा में एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, चलो पाई नहीं बन रहा है, ये रुक गया, अब जैसे ही पाई बनेगा तो सिग्मा और भी ज्यादा ओवरलैप होगा, ये देखो ये दोनों फिंगर्स मेरी, ये दोनों मेरी फिंगर्स ज्यादा ओवरलैप कर रही है, ये पाई बॉन्ड बना, तो पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, न्यूक्लियस दूर दूर होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे ये देखो, ये अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो ये सिग्मा है, तो इसके दोनों न्यूक्लियस दूर दूर है, तो इनके बीच में रिपल्शन कम है, तो सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस पास में आ जाते हैं, तो रिपल्शन भी होता है इनके बीच में, और सिग्मा में कंपैरेटिवली न्यूक्लियस ज्यादा दूर होते हैं, और पाई में न्यूक्लियस ज्यादा पास में आने की वजह से म्यूचुअल रिपल्शन हो जाता है, तो ये पाई क्लाउड एग्जिस्ट करने में दिक्कत आती है इनको। पर ज्यादा कंफ्यूज मत करो, आप रिपल्शन फैक्टर को इग्नोर कर दो अगर नहीं समझ में आ रहा, सीधा है, या एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग कम है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में यही लिखा हुआ है कि यहाँ एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग कम है, इसलिए वीक बॉन्ड है, या इस केस में एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाता है सिग्मा में, तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और यहाँ पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बना सकते हैं और अनहाइब्रिड भी बना सकते हैं। देखो ये तो क्योंकि s ऑर्बिटल तो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही करेगा, s ऑर्बिटल तो हमेशा हेड टू हेड, क्योंकि s तो स्फीयर है तो उसका कोई हेड है ही नहीं, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल स्फीयर है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड और अनहाइब्रिड भी बनाते हैं, हाइब्रिड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे,
किसी से भी ओवरलैप करेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिड किसी से भी ओवरलैप करेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अनहाइब्रिड के केस में ही जब दो p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करते हैं तब ही पाई बॉन्ड बनेगा। डी के पाई बॉन्ड भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो यहां पर मैंने सिग्मा और पाई के बीच में डिफरेंस लिख रखा है जो आप खुद रीड कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मैंने पढ़ाया है वो ही सब कुछ लिखा हुआ है, इसको पोस्ट करके आप रीड कर लेना। अगर किसी एग्जाम में या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4.32 डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो ये लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेना, ठीक है ना, पोस्ट करके, और नोट्स बनाने के काम आएगा। जो मैंने बताया है वही में पॉइंट वाइज लिख दिया मैंने। अब देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि ये पॉइंट अभी कंप्लीट करना जरूरी है। तो ये देखो s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, दो s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो इसको बोलते हैं s ओवरलैपिंग। ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही है, ये हमेशा क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड ही है। जब दो s, हमेशा ध्यान रखना, दो s, जब भी s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा कहीं पे भी, s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल स्फीयर होता है, उसकी ओवरलैपिंग हमेशा एंड टू एंड कोएक्सियली होगी, ठीक है। आप खुद सोचो और मुझे बना के बताओ, कोलेटरल हो सकती है क्या, इम्पॉसिबल, ठीक है, बाद में सोचना, पहले ये देखो। अब देखो ये s और s ओवरलैप करेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहां पर एक s और p ऑर्बिटल ये ऐसे ओवरलैप करेंगे तो ये क्या बन गया, sp ओवरलैपिंग, ये ss ओवरलैपिंग हो गई, ये sp ओवरलैपिंग हो गई, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब p ऑर्बिटल दो तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, एक तो इस तरह से जैसे अभी देख रहे हो, अगर p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करते हैं तो ये pp ऑर्बिटल की सिग्मा बॉन्डिंग है, लेकिन अगर p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं तो ये पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो p ऑर्बिटल ही दो तरह से ओवरलैप कर सकते हैं। p ऑर्बिटल या तो इस तरह से ओवरलैप करेंगे, जैसा कि अभी मैंने इथीन के केस में भी बताया, तो जब ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे, कोलेटरल ओवरलैपिंग, तो ये बन जाएगा हमारा पाई बॉन्ड, और इसको बोलते हैं पाई क्लाउड। क्या बोलते हैं इसको, ये बन गया हमारा पाई क्लाउड, ठीक है, ये कोलेटरल, ये पाई बॉन्ड है, इससे हमारा बन जाता है पाई बॉन्ड, ठीक है। और अगर p ऑर्बिटल इस तरह से दो, तो p ऑर्बिटल की दोनों ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अगर ये वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे, आगे एग्जांपल आएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जिस स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया उसके लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि ये तो ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये सिग्मा, ये बन जाएगा पीपी, ये पीपी ओवरलैपिंग कोलेटरल, और ये पीपी ओवरलैपिंग कोएक्सियल और हेड टू हेड, ठीक है। तो ये हो गई हमारा पाई वाला कंसेप्ट, ये हो गया हमारा सिग्मा वाला कंसेप्ट, ठीक है। पाई में अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाता है वो हमेशा कोलेटरल सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, इसीलिए हाइब्रिड स्टेट के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड यूज करते हैं, पाई बॉन्ड नहीं करते हैं। जब भी मैं हाइब्रिड स्टेट लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा, क्योंकि पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स को मैं इसलिए इन्वॉल्व नहीं करता हूं क्योंकि वो पाई बॉन्ड के अंदर जो ऑर्बिटल है उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो ये ओवरलैपिंग हो गई, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। फिर ध्यान से देख लो, S हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, P सिग्मा और पाई दोनों बनाएगा। अब और देखो, ये जैसे BeCl2 का एग्जांपल लिया मैंने, तो BeCl2 में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक S और एक P। BeCl2 के अंदर क्या होता है, BeCl2 के अंदर एक S और एक P ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होकर दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। अब क्लोरीन है, पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो ये sp हाइब्रिडाइज, ये हो गया हमारा BeCl2 का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल। तो यहां क्लोरीन का अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कोएक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा है, और ये भी हो जाएगा p ऑर्बिटल। तो ये p ऑर्बिटल किसके हैं, तो ये हो गया क्लोरीन, बेरिलियम और क्लोरीन। तो ये क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स हैं, ये क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स हैं, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है,
ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, यहाँ पर बेरिलियम Be का न्यूक्लियस है जिसके ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर मैं आपको और अच्छा समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर हो, तो मैंने कुछ डायग्राम एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किए हैं। और ये हो गया। इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? कोएक्सियल ओवरलैपिंग वर्सेस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। ये है हमारा एग्जांपल BF3 का, BeCl3 का। BeCl3 ले रखा है, कोई बात नहीं, BeCl3 ले लो, एक ही बात है। BeCl3 में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये दोनों, ये sp2, ये sp2, ये sp2, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो तीनों ट्राइगोनली होते हैं, और ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये sp2, ये sp2 और ये sp2, ये हमारा बोरॉन का न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा क्लोरीन का p ऑर्बिटल हो गया। और ये देखो, ये जो क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो कैसे ओवरलैप कर रहा है? ये भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, ये भी कोएक्सियल है, ये भी कोएक्सियल है। अब ये sp2 और अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के बीच की कोएक्सियल हो, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड ही हुए। CH4 में बात करूं मैं, तो CH4 में क्या होता है बेटा? CH4 में ये सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इसमें, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो CH4 का है। जो बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है, ये 109 डिग्री 28 मिनट लिखा हुआ है, या 0.5 भी लिखते हैं। अब ये जो है, ये जो हमारे हो गए, ये हो गया यहाँ पर sp3s, और क्योंकि CH4 में क्या होता है? 1s1 हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। तो ये जो ओवरलैपिंग है, ये वाली ओवरलैपिंग कौन सी है? दिस ओवरलैपिंग इज sp3s ओवरलैपिंग। तो ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ये देखो s ऑर्बिटल हमेशा ही कोएक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा है। तो कुल मिला के आपको अब हाइब्रिडाइजेशन और क्लियर कर दूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग। अब ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। बहुत बार स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग, और कॉम्पिटिटिव में तो ट्रिकी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो, ओवरलैपिंग क्या होती है, मैंने अभी बताया। बेसिकली जो ओवरलैपिंग होती है वो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग क्या होती है मैंने आपको बता चुका हूं, कि मैं फिर क्लियर कर रहा हूं ओवरलैपिंग के बारे में। जो ओवरलैपिंग है वो दो डिफरेंट एटम्स के, जब दो डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करते हैं, तो दो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल आपस में जब ओवरलैप कर रहे हैं, अब वो ऑर्बिटल हाइब्रिड भी हो सकते हैं, अनहाइब्रिड भी हो सकते हैं, एक का हाइब्रिड हो सकता है, दूसरे का अनहाइब्रिड हो सकता है, जैसे आपने एग्जांपल दिए, सॉरी एग्जांपल देखे आपने, ठीक है। तो दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल आपस में जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, तो उस समय ओवरलैपिंग होती है, वो प्रोसेस ओवरलैपिंग है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उस समय जो ऑर्बिटल के बीच में जो कुछ हो रहा है उसको हम ओवरलैपिंग कह रहे हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं बता रहा हूं। अब जबकि हाइब्रिडाइजेशन तो एटम के अंदर की बात है, एटम जब केमिकल रिएक्शन में एंटर कर रहा होता है उससे जस्ट पहले उसके सिमिलर एनर्जी वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जिनका शेप डिफरेंट होता है, sp-d ऑर्बिटल, वो आपस में इंटरमिक्स होकर न्यू शेप और न्यू एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनाते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, बस वो ऑर्बिटल हैं, अभी वो बॉन्डेड नहीं है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। और ओवरलैपिंग होते ही ओवरलैप ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और मॉलिक्यूल के अंदर ओवरलैपिंग हो चुकी है, तो जो ओवरलैपिंग के बाद जो ऑर्बिटल बना उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसमें जो डिफरेंस है वो देखो, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये वाले, तो ये देखो, it occurs between orbital of two atoms, it occurs among orbital of the same atoms। और ओवरलैपिंग में क्या होता है, ओनली हाफ फिट ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन ओवरलैपिंग,
जबकि हाइब्रिडाइजेशन में तो किसी भी टाइप का ओवरलैपिंग हो सकता है। मैंने बताया था ना हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी, फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी और वेकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इट अकर ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये कब होता है, जब बॉन्ड बन रहा है। और ये कब होता है, जब केमिकल रिएक्शन अभी होने वाला है, एटम को मालूम है कि अब मेरा अगला स्टेप बॉन्ड बनना है। तो बॉन्ड बनने से पहले जो ऑर्बिटल्स के अंदर इंटरमिक्सिंग होती है वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ओवरलैपिंग में हमेशा दो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं जिनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ये क्लियर करूंगा मैं आगे भी। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ओवरलैपिंग में अगर दो डिफरेंट एनर्जी है, यानी एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और एक की ज्यादा है, तो भी ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा जब जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, जो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो। ये फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, आप पॉज करके रीड करना। ओवरलैपिंग के जस्ट बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के जस्ट बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन का, और इसको तो पॉज करके आप रीड करना। और मैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मेरा टॉपिक है वो है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट डिस्कस करके फिर मैं वापस कुछ और नए एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको अलग पाई बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड के, अलग अलग टाइप के पाई बॉन्ड भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है डायपोल मूवमेंट, क्योंकि वो जो मेरा टॉपिक है, जो बोल रहा हूँ मैं, डिफरेंट टाइप के पाई बॉन्ड्स, बैक बॉन्डिंग और ये सारे जो कंसेप्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा है। तो अभी एनसीईआरटी वाला पॉइंट ये है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।